अब आज कॉन्फ़िगरेशन होमवर्क की बात कर लेते हैं, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देते हैं। मैं सबका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास रहेगा तब भी और आप अपने आंसर्स को भी चेक कर पाओगे। सॉरी। सबसे पहले बात करें इस कार्बन की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप इज OH। तो पूछेगा ये भी क्या है, बस मैं बता रहा हूँ ढंग से। फर्स्ट प्रायोरिटी OH है क्योंकि ऑप्शन से डायरेक्टली लगा हुआ है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ऑफ दिस ग्रुप इज COH, इधर वाली ग्रुप की। ये थर्ड प्रायोरिटी इधर होगी और फोर्थ प्रायोरिटी है आपकी हाइड्रोजन वाली। फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ से घुमाएंगे तो दैट इज S कॉन्फ़िगरेशन। ये S कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज की फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन डैश पोजीशन। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी आपकी ऑलरेडी डैश पर है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो गया। अगेन इस पर आएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज OH, सेकंड प्रायोरिटी ये वाला बॉन्ड COH की प्रायोरिटी है, COH वाला ग्रुप, तो ये वाला इधर वाला प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी इधर वाली, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को फिर से ऐड करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, फिर से अगेन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसका अगेन कॉन्फ़िगरेशन आएगा S कॉन्फ़िगरेशन। तो ये S कॉन्फ़िगरेशन है। नंबरिंग हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड से की जाती है, तो 1 2 3 सेम ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2S 3S। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? आई डोंट थिंक इसमें दिक्कत होनी चाहिए। यही तरीका है नंबरिंग करने का, यही तरीका है प्रायोरिटी डिसाइड करने का। प्रायोरिटी डिसाइड करना ठीक तरीके से आनी चाहिए, वो तो मैं बताऊंगा। किसी को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि COH और इस वाले ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन से इधर आएंगे तो ये कार्बन है, इस कार्बन से इधर आएंगे तो कार्बन है। ये कार्बन किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं उनको भी देखना है। इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। इससे 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो जीतेगा हमेशा यही। क्लियरली है ये बात। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। 7th वाली में देखिए पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो आप खुद सोचिए। मैंने इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होगा, सोच लो। 6th वाले में और 7th वाले में एग्जैक्टली सेम दे रखा है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन S ही होगा। ठीक है कि नहीं बच्चा? अरे ठीक है ना, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइप का दे रखा है, तो इसलिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? S कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, बिल्कुल होगा। अब आप गड़बड़ी हो गई है, एक गड़बड़ी क्या हो गई है, यहाँ पर H दोनों हो गए, तो बताइए दूसरे वाले। देखिए यहाँ पर मैंने गड़बड़ी से क्या कर दिया है, गलती हो गई मुझसे कि यहाँ पर दोनों तरफ H हो गए हैं, पर वो क्या है, यहाँ एक तरफ क्या आएगा आपका OH आएगा। तो करेक्शन इस पे कर लीजिएगा, इस पे करेक्शन कर लीजिएगा, इस पे करेक्शन कर लीजिएगा। इस पे क्या आ रहा है आपका OH है, हमसे गड़बड़ी हो गई है। हाँ, अगर उस पे दोनों जगह H लगे होंगे तो वो कायरल नहीं होगा, अगर उस पे दोनों जगह H लगे होंगे तो वो कायरल नहीं होगा। आप मेरी बात समझिएगा, मैं H की जगह OH लगाना चाहता था लेकिन H लिख गया है वो गलती से, बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं है। अगर आप OH लगाएंगे, सोचो अगर आप OH लगाओगे तो क्या होगा। इस वाले कार्बन का देखो 6 और 7 सेम क्वेश्चन है, इस वाले कार्बन का एक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक इंटरचेंज कर दिया है ऑलरेडी, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। H की जगह OH कर दोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों? सिंगल इंटरचेंज कॉन्फ़िगरेशन चेंज। तो पिछले वाले में S आ रहा था तो इसका R कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर मैंने 6 वाला निकाल लिया है तो 7 वाला निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो अब मैं बात करूं कि ये किस फॉर्म में होगा। नंबरिंग होगी अब R की तरफ से, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा अब तुम्हारा 2R 3S, 2R 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए 8th वाले में अगेन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 कर दो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है, सोच लो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे। हाँ बेटा, आर इज मोर प्रायर ओवर एस, प्रायोरिटी मैंने लिखवाई थी CIP सीक्वेंस रूल में, आर इज मोर प्रायर ओवर एस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 वाले में पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया है, दूसरे वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, निकाल लीजिए पहले इसका फिर दूसरे इसका निकालिए, क्योंकि इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करेंगे इसके लिए। ये क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं हम। इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड प्रायोरिटी COH की, थर्ड प्रायोरिटी इधर वाले की, फोर्थ प्रायोरिटी है इसकी। फर्स्ट सेकंड थर्ड को घुमाइए, क्लॉकवाइज आ रहा है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड को घुमाइए क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ, R हुआ। बोलिए ये बात सही है? उधर वाले का कॉन्फ़िगरेशन S, इधर वाले का कॉन्फ़िगरेशन R। तो अब ये बीच वाला जो कार्बन है ना, इस बीच वाले कार्बन को भी हमें कुछ कुछ चीजें दिखेंगी क्या, कि पहली प्रायोरिटी तो भैया यही है OH,
अब उसको ये दो ग्रुप, तुमको लगता है ये ग्रुप और ये ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, नहीं, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है, और हमें पता है कि आर और एस में आर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो दोनों चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने पीले वाले से देख लिया, पीले वाले से नीचे की तरफ OH की, दूसरी प्रायोरिटी इसकी ये हो जाएगी, तीसरी प्रायोरिटी इसकी ये हो जाएगी, चौथी प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन डैश पोजीशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करने पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ? एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। बोलो भाई, ये समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर है? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 2R, सॉरी, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2R3S3S, ये हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है ये चीज। फिर अगर हम बात करें नाइन्थ वाले की, तो नाइन्थ वाले में देखिए क्या किया है हमने। नाइन्थ वाले में अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन तो एस ही है, इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन बच्चे का क्या उतर हो गया होगा? आर से ये भी एस हो गया होगा कि नहीं? हाँ, ये भी एस हो गया, दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए? एस हो गए। तो बताइए क्या इस टाइम पे ये कायरल है? क्या ये कायरल है? नहीं, नो कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन की तरह बिहेव नहीं करेगा, नो कायरल, ये कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए इसका कायरल कार्बन भी नहीं आएगा और ना ही इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्योंकि प्रायोरिटी दोनों तरफ क्या हो गई है? सेम हो गई। ठीक है कि नहीं? तो सुनिए बेटा, ऐसे टाइप के कार्बन को, ऐसे टाइप के कार्बन को बोलते हैं हम शूडो कायरल कार्बन, इमेजिनरी। ऐसे टाइप के कार्बन को बोलते हैं शूडो कायरल कार्बन। ऐसे टाइप के कार्बन को बोलते हैं हम शूडो कायरल कार्बन। शूडो कायरल कार्बन का मतलब होता है कि वो कभी तो बिहेव करता है तुम्हारा कैसा? कायरल की तरह, कभी बिहेव करता है एकायरल की तरह। डिपेंड करती है इसका वैलेंसीज पर, डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसीज अटैच टू इट, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड कर जाता है किस पर? वैलेंसीज जो अटैच्ड हैं इससे, उन पर। समझ में आ गया? तो दैट इज कॉल्ड शूडो कायरल कार्बन। ये भी कायरल कार्बन में काउंट किया जाएगा जब हम पर कैलकुलेशन करेंगे, बट ये होता शूडो कायरल कार्बन। क्लियर है कि नहीं बच्चों? समझ में आया? इसका कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड किया जाता है कि आपके वैलेंसीज कौन सी अटैच्ड। ठीक है? अरे यस और नो बताओ यार। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन में सेम चीज थी, आरएस कॉन्फ़िगरेशन में ये रहा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अरे भैया एग्जांपल 8 में 2R3S, नंबरिंग कहां से करूंगा बेटा? नंबरिंग कहां से करूंगा? दिमाग लगा यार, नंबरिंग इधर से करूंगा ना, जब ये आर कॉन्फ़िगरेशन है तो नंबरिंग यहाँ से करूंगा ना, 1 2, क्योंकि आर की प्रायोरिटी ज्यादा है, 3 4 5, बस नंबरिंग इधर से करनी है यार। 2R3S 3S क्या ही पता नहीं है। अच्छा 3S 4S आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है यार, तो इतनी छोटी सी बात के लिए ना झगड़ते नहीं है। ठीक है 4S होगा, क्या हो गया उससे? मतलब कौन सा गुना कर दिया मैंने? आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो निकाला ही था ना सही। चलो आगे देखते हैं, इस वाले की प्रायोरिटी बताओ। फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकंड प्रायोरिटी COH, थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाला, फोर्थ प्रायोरिटी देखो आपकी किधर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड को घुमाई। देखिए मैं कैसे करता हूँ हमेशा, फर्स्ट मैं लिखता हूँ ऐसे ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी किधर है? नीचे की तरफ। फिर मैं देखता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को घुमाने पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो तुरंत क्लॉकवाइज में पहुंच जाता हूँ, क्योंकि इसका फोर्थ प्रायोरिटी इधर है, तो मेरे लिए क्लॉकवाइज ही आर होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर। नीचे वाले का भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकालूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड को घुमाने पर क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज, लेकिन ये होगा एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि ये इधर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस। दोनों आर और एस क्या है? डिफरेंट है, तो बीच वाले का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बीच वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कैसा होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी ये वाली होगी, सेकंड प्रायोरिटी किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, सेकंड प्रायोरिटी इसके लिए ऊपर की तरफ होगी, थर्ड प्रायोरिटी इसके नीचे की तरफ होगी, फोर्थ प्रायोरिटी इधर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को घुमाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को घुमाइए, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, फिर से कर दीजिए इसको क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, तो ये आर हो जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो गया, तो अब नंबरिंग कहां से होगी? ऊपर से होगी, 1 2 3 4 5, तो 2 पर आर है, 3 पर आर है और 4 पर एस है।
ये आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। और ये बीच वाला है दैट इज कॉल्ड सूडो कायरल कार्बन। ये जो बीच वाला है दैट इज कॉल्ड सूडो कायरल कार्बन। क्लियर है ये बात? अरे समझ में आ गई? सही है। दूसरा वाला करोगे फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला अगेन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर ही आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन भैया आर हो जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2r, 4r। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? नो कायरल। उस टाइम पे कायरल की तरफ बिहेव नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़े? हाँ भाई आगे बढ़े, अभी थोड़ा और बुद्धि का है। नेक्स्ट बताइए, मैंने आपको नेक्स्ट क्या दिया था? सिमेट्रीज दी थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। फिर से दोबारा से बता देता हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन होता है जिसके अबाउट आपका मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट होता है बस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का बात बहुत जरूरी है। देखो कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हम चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब में होती है। नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब में होती है, ठीक है। फिर मैंने बताया था किसी एक्सिस के अलोंग घुमाने से, किसी एक्सिस के अलोंग घुमाने से अगर मॉलिक्यूल रीअपीयर हो जाता है तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो देखो कैसे कहलाती है, देख लेते हैं इसको। ये मैंने सेकंड वाला मॉलिक्यूल की बात की थी। सेकंड वाले मॉलिक्यूल को देखो, अगर सेकंड वाला मॉलिक्यूल ठीक तरीके से एनालाइज कर पा रहे हो तो यहाँ ठीक है, नहीं तो एक और मैं इसको आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में यहाँ कहीं जहाँ रफ दिख जाएगा ना पेज, वहां पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख के बताओ, C6, सॉरी, ये बताओ कि अगर मैं, जो मैंने ये प्लेन लिया था, ये वाला प्लेन, ये वाला यानी लाइन ली थी, अगर मैं इसके अबाउट इसको 180 डिग्री एंगल पर घुमा दूंगा, देन टेल मी कि क्या ये मॉलिक्यूल रीअपीयर होगा कि नहीं। ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, ये वाले हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। बताओ 180 डिग्री एंगल पर ये होगा कि नहीं? यस। तो मॉलिक्यूल रीअपीयर कर रहा है कि नहीं, मतलब बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है कि नहीं जैसा पहले था वो। तो हमने बोला कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिंपल सी बात कहती है हमने C2 एक्सिस। देखिए मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा दिखाना बताया है कि कैसे आप देख पा रहे हैं। बहुत जरूरत नहीं है इसकी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जरूरत पड़ेगी नहीं। पड़ेगी तो वो खुद बोलेगा कि बताइए क्या इसमें C3 है, C2 है, तो आप खुद देख पाओगे कि हाँ, कि क्या मैं इसको 120 डिग्री एंगल पे घुमाऊं तो ये मॉलिक्यूल रीअपीयर हो रहा है। आप खुद से मत देखो, या तो वो आपसे पूछेगा या आपसे नहीं पूछेगा, ऐसा है, ठीक है। मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों। क्योंकि इसमें एक नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, और नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हर एक में प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए हम इसको एनालाइज भी नहीं करते। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री हर एक में एनालाइज नहीं होती है, मतलब नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हर एक में एग्जिस्ट करेगी, तो उसको जरूरत ही नहीं है देखने की। चलिए मैं एक थर्ड का बताता हूँ, आगे बताता चलूंगा मैं कैसे कैसे। थर्ड में बताओ क्या पीओएस आ रही थी थर्ड में? थर्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। हाँ थर्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है बच्चों, तो आपने निकाला है कुछ कितनी आ सकती हैं वैसे? ये सब मैं बता चुका हूँ। वैसे क्लोरीन को एक बेस मानते हुए, और एक हाइड्रोजन को लेते चलिए तो टोटल 3 आएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, 3 आएंगे। कैसे? इस क्लोरीन को कट करिए और इस हाइड्रोजन को कट कर दीजिए, तो इन दोनों के प्लेन में, मैंने बताया था यार, कितनी बार बता चुका हूँ, करो। कार्बन के 2 प्लेन होते हैं। एक प्लेन ये बोर्ड का प्लेन है इस तरीके से, और एक प्लेन ये परपेंडिकुलर प्लेन है इस तरीके से। क्लोरीन और हाइड्रोजन इस प्लेन में आएंगे, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगी, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अरे है कि नहीं? है भाई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। एटलीस्ट ये दो तो देख सकता हूँ ना मैं, परपेंडिकुलर के लिए फॉर्म में तो देख सकता हूँ। और दूसरा, इस क्लोरीन के साथ जरूरी थोड़ी है आपको यही हाइड्रोजन लेना है। आप कोई भी हाइड्रोजन उठा सकते हो। इस क्लोरीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन ले लो तो ये दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे। इस क्लोरीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन ले लोगे तो ये दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे। तो टोटल कितनी आएंगी? 3। क्लोरीन का उड़ाना जरूरी है, क्लोरीन का उड़ाना बहुत जरूरी है कि नहीं? देख लो तुम, फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं था। फर्स्ट वाले में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि हाइड्रोजन सारे सेम थे।
यहाँ क्लोरीन का उड़ाना जरूरी है इस वजह से, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें कोई केस ही नहीं बनता, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री में देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें पीओएस है, हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है कि नहीं? यस, कितनी आ जाएंगी इसमें से? दो, दो आ जाएंगी इसमें। या तो इस क्लोरीन और क्लोरीन के प्लेन में आएंगी, या फिर इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के प्लेन में आएंगी बस। या तो एक बोर्ड के प्लेन में आएगी या उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगी, दो ही आएंगी और कोई नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेके चलोगे तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिरर इमेज नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है? नहीं। अब आगे बात करते हैं सिर्फ पीओएच की सिंपली। फिफ्थ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या बेटा? फिफ्थ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या? फिफ्थ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या, बताओ यार। नहीं, फिफ्थ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बिल्कुल वेरी गुड। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक कायरल सेंटर है, एक अकेला कायरल सेंटर है, इसीलिए एक अकेला कायरल सेंटर है, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अकेला कायरल सेंटर है इसीलिए। चलिए सिक्स वाले बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है? इसमें पीओएस है, सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। इसमें पीओएस है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा इसमें बताइए एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, कौन सी होंगी? हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है कौन सी होंगी? वो हमें पता है कि एक C1 तो होगी, मतलब नेचुरल एक्सेस तो हमेशा ही होगी। और कोई? हर्षित बोल रहा है C3 होगी। C3 का मतलब है कौन सी? C3 का मतलब है 120 डिग्री एंगल पर। दीप बता रहा है कि C3 C6 दोनों ही होंगी। मितुल बता रहा है C3 C6 दोनों ही होंगी। देखो बेटा सही कह रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, इस सेंटर से यानी एक एक्सेस को पास कराओ, सेंटर से एक एक्सेस को पास करा दो, सेंटर से एक एक्सेस को पास करा दो, और मॉलिक्यूल को घुमा दो कितने एंगल पर? 60 डिग्री एंगल पर घुमा। इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट कर दो 60 डिग्री एंगल पर, तो क्या मॉलिक्यूल यही बन के आ जाएगा कि नहीं? सोचो, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री है। आ जाएगा कि नहीं? हाँ, मॉलिक्यूल को 120 डिग्री एंगल पर भी घुमाने पर यही आ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें C3 और C6 दोनों है, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो एक देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना नहीं देखे, मतलब देखने की जरूरत नहीं। अभी नाइन्थ वाले में बताता हूँ, नाइन्थ वाले में कैसा। नाइन्थ वाले में बताओ, नाइन्थ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नाइन्थ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नाइन्थ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें पीओएस नहीं है क्या? इसमें सीओएस है क्या? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं है क्या? इसमें ये बताओ, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो क्या 180 डिग्री वाली एक्सेस है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री C2 है, C2 है। कैसे आएगी देखो C2 में बताता हूँ। यहां से एक लाइन पुट करिए और इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री एंगल पर घुमा दीजिए, तो क्या होगा? ये ऊपर वाला क्लोरीन इस तरफ आके नीचे की तरफ आ जाएगा, ये नीचे वाला क्लोरीन इस तरफ आके ऊपर की तरफ आ जाएगा। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? अरे ठीक है ना, सब लोगों को समझ में आया? बोलो यार जल्दी बताओ। अरे सही है, यस और नो सही बताओ यार। ठीक है, अब तुम देखो सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाले में तुम्हें और क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। सेवेंथ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये बताओ, सेवेंथ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन सा प्लेन है? ये बीच वाला प्लेन है, यहाँ से मॉलिक्यूल को उड़ा दो आप, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या बेटा? नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। वेरी गुड। एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसमें? एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, C1 सब में होती है बेटा। एक्सेस ऑफ सिमेट्री और कोई है? और कोई सिमेट्री नहीं है, और कोई सिमेट्री नहीं है। अब देखो मैं बताऊं आपको क्या, कैसे नहीं है और क्या नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर अगर हम इसके सेंटर से एक लाइन पास कर दें, सेंटर से एक लाइन पास कर दें और इसको 190 डिग्री एंगल पर भी घुमा दें,
सेंटर से एक लाइन पास करके 90 डिग्री एंगल पर घुमा दे तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का बन जाएगा, Cl इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, ऐसा ही तो आएगा, सोचो जल्दी, ऐसा ही तो आएगा। 90 डिग्री एंगल पर घुमाने पर मॉलिक्यूल को ऐसे ही तो आएगा। तो बताओ क्या मॉलिक्यूल फिर से रीअपियर हो रहा है जैसा पहले था? वो नहीं हो रहा है, यही तो चीज सोचनी है। क्लोरीन तुम्हारा इधर है, राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में यहां होना चाहिए था क्लोरीन, बस। मॉलिक्यूल रीअपियर नहीं हो रहा है जैसा वो पहले था, यही बताना चाह रहा हूं। क्लोरीन यहां से यहां पहुंच गया है, वो दिक्कत है, इसलिए इसमें कोई भी टाइप की एक्सेस नहीं है सिवाय C1 के। बताओ क्लियर हो गया? मॉलिक्यूल वहीं का वहीं आ जाना चाहिए, एटम जो भी है वहीं के वहीं होने चाहिए जिस पोजीशन पे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये बताओ, समझ में आ गया? और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ आज दो देखनी आनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी आनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी आनी चाहिए, बस यही कंडीशंस होंगी। एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो एक ऑप्शन में मिल जाती है कभी कभी, बस इसलिए बोल दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है, 7th हो गया, 8th वाले बताइए, 8th वाले में पीओएस आ रही है? 8th में पीओएस है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें? नहीं। 10th वाला बताओ, पीओएस है? 10th वाला बताओ, पीओएस है? 8th में पीओएस कहां से होगी? देखो ये इधर से, ये प्लेन, इससे प्लेन पास कराओगे तो पीओएस होगा। 10th वाले पीओएस है? हाँ। किधर होगा? क्लोरीन और क्लोरीन को काटता हुआ प्लेन होगा, एक तो यही होगा, एक ये वाला भी होगा, इसमें पीओएस आ रही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें? सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एग्जांपल याद रखिएगा, ये एग्जांपल बहुत अच्छे है। नेक्स्ट बताइए 11th वाले में, क्या 11th वाले में पीओएस आ रहा है? क्या 11th वाले में सीओएस आ रहा है? 12th वाला बताओ, 12th वाले में क्या पीओएस आ रही है? यस, बेंजीन है, ये बेंजीन है। 10th वाले में सीओएस नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, 10th वाले में सीओएस नहीं होगा, 10th वाले में सीओएस नहीं है। 12th वाले में पीओएस आ रहा है? 12th वाले में पीओएस आ रहा है, हाँ। 12th वाले में सीओएस आ रहा है, हाँ। 12th वाले में सीओएस भी आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगा इसमें। सारे मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होंगे, सारे मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होंगे। सही है बेटा? बताओ जल्दी से, अरे बताओ यार। 12th वाले में पीओएस और सीओएस दोनों आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? इसमें पीओएस कितने होंगे ये पूछ रहा है, तो इसमें पीओएस होंगे बेटा 7। देख, एक ऐसे ऐसे करके 3 आएंगे, देख ले, 2 पॉइंट से यानी पास कराएगा तो ऐसे 3 आएंगे, दूसरा इधर, तीसरा इधर, इसके बाद इन दोनों के बीच में से भी लाइन काटती हुई ऐसे 6 तो ऐसे ही हो जाएंगी, सुन ले मेरी बात, 6 तो ऐसे हो जाएंगी, प्लस एक स्लाइस कट भी होगा, स्लाइस कट। इस स्लाइस कट को मैं अभी बताता हूँ नीचे, स्लाइस कट को नीचे बताता हूँ, स्लाइस कट कैसे होगा अभी नीचे बता दूंगा। 13 वाले बताओ, 13 वाले पीओएस आ रही है? 13 वाले बताओ पीओएस आ रही है? हाँ, 13 वाले पीओएस आ रही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं आ रही है, वेरी गुड। 14 वाले बताओ भाई, 14 वाले पीओएस आ रही है? 14 वाले पीओएस आ रही है? 14 वाले में पीओएस आ रही है? क्या 14 वाले में सीओएस आ रही है? 14 वाले में सीओएस भी आ रही है। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये पॉइंट है, इससे ऊपर से नीचे तक के बराबर डिस्टेंस, इससे ऊपर से नीचे तक की बराबर डिस्टेंस, इससे नीचे से ऊपर तक की बराबर डिस्टेंस, बस सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी कहीं ना कहीं। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ रही है, ठीक है।
हाँ बिल्कुल। 15 वाले बताइए, 15 वाले पीओएस आ रही है क्या? बताओ मुन्ना, क्या 15 वाले पीओएस आ रही है? ढंग से किए होंगे क्वेश्चन तो समझ में आएंगे कुछ। 15 वाले में पीओएस आ रही है? 15 वाले में पीओएस नहीं आ रही, क्या 15 वाले में सीओएस आ रही है? 15 वाले में पीओएस नहीं है, 15 वाले में सीओएस भी नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? 15 वाले में ना ही पीओएस आ रहा है ना ही सीओएस आ रहा है, बस इतना ही रहता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बार बेंजीन, देखो और भी है तो एग्जाम्पल यार, पहले वो कर लेता हूँ। 16 वाले का बताओ भाई, 16 वाले में पीओएस आ रहा है क्या? 16 वाले में पीओएस आ रहा है क्या? इसमें पीओएस नहीं आ रहा है। परपेंडिकुलर सिस्टम है भाई, परपेंडिकुलर सिस्टम है, पीओएस नहीं होगा, ठीक है ना? परपेंडिकुलर सिस्टम है, पीओएस नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा क्या? नहीं आएगा। 17 वाला सेम है। 18 वाले में पीओएस आ रही है, सीओएस नहीं आ रही है। 18 वाले में पीओएस कौन सी आ रही है? एक तो बीच में से काट दो, या फिर एक स्लाइस कट भी लगा सकते हो, स्लाइस कट भी आ रहा है। 19 वाले बताओ, पीओएस आ रही है? पीओएस आ रही है, सीओएस भी आ रही है। बेटा स्लाइस कट देखना सीख लो, क्योंकि इसमें बीच वाला प्लेन नहीं है, इसमें सिर्फ स्लाइस कट है। मॉलिक्यूल के प्लेन में उड़ा देना। मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसको उसके प्लेन में उड़ा देना। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये कहती है अगर क्लोरीन इसके लिए ऊपर है, क्लोरीन इसके लिए नीचे भी मिलना चाहिए था। क्लोरीन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसलिए सीओएस नहीं। 18 में सेंटर ऑफ सिमेट्री का पॉइंट ये होता है, समझ में आया ना? सही है। आप पूछ लो मुझसे 16 वाले में पीओएस क्यों नहीं है? 16 वाले में पीओएस इसलिए नहीं है क्योंकि क्लोरीन इधर है और क्लोरीन ये पीछे की तरफ है। अगर तुम दो प्लेन काट सकते हो, देखो दो प्लेन है मेरे पास, दो प्लेन, अभी भी बोल रहा हूँ दो प्लेन है। एक बोर्ड का प्लेन होता है, एक बोर्ड का प्लेन है, उस प्लेन में ये सारे, देखो थोड़ा सा हटा दो इससे, बोर्ड का प्लेन होगा उसमें ये सब आ जाएंगे ऐसे। ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन नहीं आएंगे, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। समझ में आया? एक प्लेन हो सकता है, इसके इस प्लेन में काट दो आप, इसके हाइड्रोजन को लेते हुए इसके प्लेन में काट दो ऐसे करके, तो उस टाइम पे वो क्लोरीन और हाइड्रोजन भी मिरर इमेज नहीं बनेंगे, इस वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही। आप देख लीजिए, खुद से सोच लीजिए, परपेंडिकुलर सिस्टम है। चारू कुछ दिक्कत है कुछ तो बताओ इसमें। चारू बोलो, किसी को पूछना है जल्दी जल्दी बोल के पूछो, फटाफट से, मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को, जल्दी पूछो, बोल लो जल्दी से पूछो। किसी और को कुछ पूछना है? 19 वाला हो गया है, 18 वाला हो गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बेंजीन में स्लाइस कट, स्लाइस कट कैसे देखना होता है। बेंजीन वाले को देख लेता हूँ, मॉलिक्यूल अच्छा बन सकता है इसलिए मैं बेंजीन बना रहा हूँ। बेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो किस तरीके से बनाना होता है वो आप समझ लीजिएगा, स्लाइस कट दिख जाएगा आपको। देखिए बेंजीन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा टिल्ट करके बना देते हैं, ठीक है, एक ऐसा हुआ। और ये पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या होता है, ये अखाड़ा सा बनता है इस तरीके से, रिंग है ये, रिंग इसीलिए बोली जाती है क्योंकि ये लड़ने वाली रिंग है, देखो इस तरीके से। यही होगा कि नहीं? बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होता है कि नहीं, ये बताओ। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होगा कि नहीं? ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन आगे की तरफ ऐसे, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ 120 डिग्री एंगल पर। अरे सब कुछ सही, यही है कि नहीं? आप बताओ स्लाइस कट कहाँ लगेगा? स्लाइस कट का मतलब ही क्या है? स्लाइस कट का मतलब क्या पता है? कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन है, यही प्लेन है। इस प्लेन के अबाउट काट रहा हूं मैं, बताना। इस प्लेन के अबाउट काटोगे
अगर इस प्लेन के अबाउट उड़ाओगे तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में है ना। अरे भाई इसी प्लेन में पूरा मॉलिक्यूल आ रहा है और वही कहलाता है स्लाइस कट। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सारा जो ऑर्बिटल का भी मिरर इमेज एकदम एग्जैक्टली बन जाएगा, जितना ऊपर है वही नीचे बन जाएगा। ऑर्बिटल का भी मिरर इमेज बन जाएगा, वैसे तो ऑर्बिटल का कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन ऑर्बिटल का भी मिरर इमेज बन जाएगा। हाइड्रोजन सारे उड़ जाएंगे क्योंकि वो तो स्पेरिकल है, कार्बन सारे उड़ जाएंगे क्योंकि वो भी स्पेरिकल है, तो वो कहलाता है स्लाइस कट। सेम केस किसमें होगा स्लाइस कट का? स्लाइस कट इसमें भी O19 वाले में। क्यों? क्योंकि सारे एटम्स क्या है, प्लेन में होंगे। एक ही बता चुका हूँ, एक पाई बॉन्ड होता है तो प्लेन में होते हैं, दो पाई बॉन्ड होता है तो परपेंडिकुलर होते हैं, तीन पाई बॉन्ड हो जाएगा तो फिर से प्लेन में हो जाएंगे। तो इसको एक ही प्लेन में काट दो, सब उड़ जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं सबको? यार जल्दी बताओ यार, बहुत टाइम कर लिया तुमने। अरे सही है, समझ में आ गया ना इसको? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है? तुम लोगों के भरोसे बैठा रहूंगा तो काम हो गया मेरा, कंप्लीट नहीं होने वाला है मुझे ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट देखो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखो चौथी टाइप की अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सुन लो फटाफट से इसको। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखिए भाई अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या था, मॉलिक्यूल रीअपीयर हो रहा था किससे? आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 बाय n टू वन एक्सिस। ये क्या होगा, मॉलिक्यूल रीअपीयर तो हो गई, इफ मॉलिक्यूल लिखिए रीअपीयर टू इट्स मिरर इमेज, टू इट्स मिरर इमेज, वो अपने मिरर इमेज के साथ रीअपीयर हो जाए, मिरर इमेज आफ्टर द रोटेशन ऑफ 360 बाय n, मतलब कि उसको घुमा भी दो और फिर उसकी मिरर इमेज बनाओ, then it is said to have AAOS, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें बोल सकते हैं, AAOS उसमें होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल रीअपीयर हो जाए अपनी मिरर इमेज में जब उसको 360 बाय n घुमा दो तब। तो देखिए मैं मॉलिक्यूल बना के दे रहा हूँ आपको, आप मॉलिक्यूल को देख लीजिए फटाफट से। मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया जिससे कि मॉलिक्यूल्स ठीक अच्छे से बन जाता है क्लियरली। क्लोरीन इधर भी लगाता हूँ तो इसलिए यहाँ पे H और E क्लोरीन, देख लो मैंने दोनों साइड सेम साइड तरीके के ग्रुप लगाए। यहाँ पे लगाया मैंने क्लोरीन, यहाँ लगाया हाइड्रोजन, यहाँ लगाया मैंने क्लोरीन, यहाँ लगाया हाइड्रोजन। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको 360 बाय n से रोटेट कराया। 360 बाय n से रोटेट कराने का पार्ट ये है कि आपने एक एक्सिस को पास कराया, मैंने इसके सेंटर से एक एक्सिस को पास कराया और 90 डिग्री इस मॉलिक्यूल को घुमा दिया। देखिए ये एक्सिस पास हो गई है इसके सेंटर से और नीचे तक आ गई है, और इसको मैंने घुमाया है 90 डिग्री एंगल पर। सुन लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, 90 डिग्री एंगल पर घुमाया। 90 डिग्री एंगल पर घुमाने से क्या होगा, नंबरिंग कर सकते हो यार, घूम जाएगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल घूम ही जाएगा। तो ये पूरा मॉलिक्यूल घूम के कुछ इस तरीके का फिर से बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, H और Cl हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, Cl और H आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से H और Cl हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर Cl और नीचे H आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? अरे ये ठीक है, यही मॉलिक्यूल बनेगा। यस, बताओ यार, यही मॉलिक्यूल बनेगा 90 डिग्री एंगल पर घुमाने पे कि नहीं? तो बनाने में लगे हुए हैं, यही बनेगा। हाँ, अब इसको क्या करना है, अब इसकी मिरर इमेज लेनी है। अब इसकी मिरर इमेज, अब C4 मत बोलो, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलने का कुछ है नहीं। अब इसकी मिरर इमेज लीजिए, तो देखिए मिरर, मिरर इधर रखा मैंने, इसकी मिरर इमेज ले रहा हूँ मैं इसकी मिरर इमेज लेने के लिए इस पर काम कर रहा हूँ। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, मिरर इमेज बन जाएगी इसका इस तरीके से। फिर से इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं आप बड़े ही प्यार से। अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा सा बन गया। यहाँ पर आ जाएगा ऊपर H, नीचे आ जाएगा Cl, यहाँ ऊपर आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा H, ऊपर आ जाएगा H, नीचे आ जाएगा Cl, और यहाँ पर आ जाएगा Cl, और यहाँ पर आ जाएगा H। बताइए जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है
और जो थर्ड मॉलिक्यूल है वो सेम है कि नहीं, फर्स्ट और थर्ड क्या हो गए, सेम हो गए। हाँ, तो यही चीज बताई थी। तो इसमें हमने बोल दिया कि हाँ इसमें ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मतलब इसमें ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, बस इतना ये कंक्लूड करता है और कुछ कंक्लूड नहीं करता है। सही है, पॉइंट समझ में आ गया। एक ही एग्जांपल बताऊंगा और कुछ है भी नहीं बेटा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। एक और भी पॉइंट समझना, इसके पॉइंट बस बता देता हूँ, छोटे छोटे से पॉइंट्स है क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा इसको, अगर किसी कंपाउंड में एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, नहीं पहले तो ये देख लो, अब पहले तो यही पॉइंट समझो, अगर आपने मिरर रखा है तो मैं आपने ये नहीं पूछा कि सर आपने मिरर यहाँ ही क्यों रखा है, ऐसा क्यों नहीं है कि मिरर कहीं भी रख सकते हैं। मिरर ऐसा क्यों नहीं था कि आपने सामने क्यों नहीं रखा, मिरर को दूसरी साइड क्यों नहीं रखा, मिरर नीचे ही क्यों रखा गया है। मिरर नीचे इसलिए रखा गया है बेटा क्योंकि जो एक्सिस है और मिरर है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे, ये एक और कंडीशन है इसमें। जो जिस एक्सिस नहीं, जिस एक्सिस के टुवर्ड तुमने घुमाया है, जो मिरर रखा जाएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां लिख रहा हूं, पहला पॉइंट यही है, एक्सिस एंड मिरर should be perpendicular to each other। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक्सिस और मिरर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, पहला ये है। दूसरा पॉइंट तो अपने लिए मतलब एकदम ब्राह्मण की तरह काम करेगा। सेकंड है, इफ AAOS इज प्रेजेंट, मान के चलो अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। इफ AAOS इज प्रेजेंट, अगर AAOS प्रेजेंट होती भी है तो द कंपाउंड मस्ट हैव POS या COS। तो कंपाउंड में या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, दोनों में से कोई ना कोई सिमेट्री पहले से ही प्रेजेंट होगी, तभी AOS हो सकती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में AOS है तो उसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले से ही प्रेजेंट होगी। तो पता है ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखने की बात आती ही नहीं, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो। आगे मैं कंडीशन बताऊंगा, इसीलिए बता रहा हूँ पहले कि क्या कंडीशन होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अभी तो सिर्फ हथियार जोड़ रहे हैं। देख लो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें दिख जाएगी आराम से, है कि नहीं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं इसमें, सोच लो यार, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, बताओ यार। हाँ दोनों भी हो सकती हैं, एटलीस्ट एक तो होगी ही होगी, उसने ये बताया है, दोनों भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, आगे बढ़े। दोनों में से कोई भी होगी तो, अरे वाइस वर्सा ही है, कोई दिक्कत नहीं, वाइस वर्सा ही वाला पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, बताओ जल्दी से। देखो मैं अब तुम्हें बता दूं, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ, पॉइंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा क्या, कायरल सेंटर। सोच लो जल्दी से, मैं नहीं ऊपर से लेके आ रहा हूँ, कुछ नहीं है। सबसे पहले पढ़ा था हमने क्या, कायरल सेंटर, कि कायरल सेंटर क्या है इसमें। फिर हमने चेक किया आरएस कॉन्फ़िगरेशन, कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन किस किस तरीके से है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन को निकालना चेक किया। फ्लाइंग वेज पर और किस पर, वेज डैश पर, इस तरीके से हमने निकालना चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने चेक किया क्या कि सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स कौन सी, ये हमने चारों तरीके की सिमेट्रीज अभी पढ़ ली है, और यही सिमेट्रीज हमारे काम आएंगी, सिमेट्रीज का ही काम। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशंस की, कि कौन सी डेफिनेशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब प्योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर आप चलेंगे, सुनिएगा, सुन लीजिएगा ढंग से, उसी से ही काम हो जाएगा। देखिए इसमें चार डेफिनेशंस है, इसमें चार डेफिनेशंस है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल भी अपने आप कवर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल बॉन्ड को छोड़ के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल भी अपने आप काउंट हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इसमें चार डेफिनेशन है। एक होती है एनेंशियोमर, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पहले, एक होता है एनेंशियोमर। फर्स्ट ऑफ ऑल एनेंशियोमर, यहाँ लिख देता हूँ बल्कि नहीं सुना होगा तो। एक होता है
एनेंशियोमर, दूसरा एक होता है इसमें डायस्टीरियोमर, एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और एक होता है मीसोफॉर्म। मैं आपको बताऊं ये सब एक ही चीज है वैसे तो कायदे से। जैसे अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ा था ना, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में दो के बीच में रिलेशन था ना, दो के बीच में रिलेशन, जैसे कि ये चेन आइसोमर्स हैं, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, ऐसे हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो उसमें एक कंपाउंड होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखो ये वो कंपाउंड ये कहलाएगा, वो बता दूंगा कि उसमें क्या डेफिनेशन होती है कि एक ऑप्टिकल लाइट को क्या करे, वो किसी एंगल पर रोटेट कर दे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ये इसकी कंडीशन है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। सन लो बस। तो लाइट तो हम देखते नहीं है हमेशा, लाइट तो हमें पता नहीं भैया कि कहाँ है कहाँ नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके तो बताओगे नहीं। तो इनके लिए कंडीशंस फाइंड कर, कंडीशंस कैसे फाइंड होगी, जो हमने ऊपर पढ़ी है अभी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। सुना, बात समझ में आई कुछ? मैंने बोला चार डेफिनेशन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एक कंपाउंड होता है जिसको प्लेन पोलराइज लाइट से रोटेट करा दो, मतलब रोटेट हो जाएगा तो वो हम बोल देंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कि वो ऑप्टिकल मतलब लाइट के लिए एक्टिव है ऐसा। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो हम कराते नहीं है, तो हम एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, कंडीशंस को फाइंड करते हैं। कंडीशंस क्या है, उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, उस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, उस कंपाउंड में अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन तीनों है, लेकिन हम देखेंगे कौन सी, सिर्फ दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंडीशन कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम सब में होती है, नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब में। पहला पॉइंट समझ में आया, बट ये बताओ, अरे पहला पॉइंट समझ में आया? मैं देखो इस तरीके से बता रहा हूँ कि जिसमें पॉइंट्स बहुत रिलेट होता है, पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ही एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। एनेंशियोमर एक पेयर होता है दो फॉर्म में, ठीक है, दो डेफिनेशन बोल रहा हूँ। अगर दो कंपाउंड, सिंपल सुनना, वो कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं होते, मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं होते, मतलब कि एक ले लो दूसरा उसकी मिरर इमेज बना दो और उसको उठा के इस पर रख दो तो वो इस पर चिपकेगा नहीं, सुपर इम्पोज नहीं होगा। सुपर इम्पोज नहीं, सुपर इम्पोज का मतलब ढकेगा नहीं, एकदम ढक नहीं जाए। मॉलिक्यूल को उठा के उसकी मिरर इमेज बनाओ और मिरर इमेज बना के उसके ऊपर ढक दो तो वो ढकेगा नहीं कभी भी, ऐसा होना चाहिए। वो कंपाउंड कहलाते हैं एनेंशियोमेरिक पेयर, वो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है। समझ में आया? वो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है। और मैं ये बता दूं एनेंशियोमर बनते कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं करते। तो ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू देयर मिरर इमेज। वो एक रिलेशन है, एनेंशियोमेरिक पेयर बनता है, एनेंशियोमर एक दूसरे में रिलेशन है। समझ में आया कि नहीं? अब सोच लो, डेफिनेशन अलग है थोड़ी सी, लेकिन वो सेम ही चीज है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो एनेंशियोमर में जो बनाओगे ना वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही एनेंशियोमर। सही है? अब मीजो क्या होता है भाई, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स वो कंपाउंड जो दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं और सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। सही है। मीजो वो होंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे और सुपर इम्पोज भी कर जाएंगे, सुपर इम्पोज भी कर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, दो तीन डेफिनेशन बता दी मैंने मीजो फॉर्म के लिए। मीजो फॉर्म के लिए क्या होगा, वो कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज कर जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो यार, क्लियर है? यस और नो कुछ तो बोलोगे, क्लियर है कि नहीं? उसके आगे फिर अपन और चीजें चेक करेंगे, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से डेफिनेशन सारी बताऊंगा, ठीक है। बस डेफिनेशन का एक फ्लो बता दे रहा हूँ कि कैसे अपने पास फ्लो चलने वाला है, ठीक है। चलो देखो, ये सबको हटा रहा हूँ मैं, पहले डेफिनेशन एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन है आपकी कौन सी, एनेंशियोमेरिक। तो इससे पहले एक क्वेश्चन और कर दीजिए मेरे लिए, एक क्वेश्चन कर दीजिए।
ये रिंग चेन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। आप इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए बस, मैं अभी यहीं बैठ के निकलवा रहा हूँ, इसीलिए इस पे RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए आप बस, क्योंकि मैंने ऊपर रिंग वाले दे नहीं पाए। आप बस यहाँ पर एक रिंग वाला करके दे दीजिए कि इनमें आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, तो मेरे को भरोसा हो जाएगा। जल्दी से निकाल के दे दीजिए कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड, जल्दी से, ये मुझे जरूरत है इस पे, तो निकाल के प्रखर ने बताया 1R2S और 1R2R, बहुत सही, चेक करें, दोनों का आंसर आ गया मेरे पास, ये देखो होपफुली सही है ये। हाँ यही आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी नीचे की तरफ, तीसरी प्रायोरिटी है, तो फर्स्ट वाले का ये आएगा R, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी ऊपर की तरफ, तीसरी प्रायोरिटी इधर, तो इसका आएगा S। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही तरीके से निकाले आपने, तभी तो मैं बताता हूँ कि इसमें फायदा इस तरीके से कर लो कि ये R हो गया डायरेक्टली ऊपर वाला, और नीचे वाला सिंगल इंटरचेंज, तो ये भी R हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। क्या है ना, एक तो ओपन चेन कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, एक क्लोज रिंग की बताई मैंने, बताया था एक ओपन चेन कंपाउंड के लिए एग्जांपल याद मतलब समझ लेना ढंग से, और एक क्लोज रिंग के लिए, तो क्लोज रिंग के लिए मैंने RS कॉन्फ़िगरेशन और निकाल लिया, ओपन चेन के लिए मैंने ऊपर निकलवा चुका हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब लोगों का आ गया ये आंसर कि नहीं भाई, सब लोगों के आ गए। अब देखिए आगे फटाफट से, अब मैं रोकूंगा नहीं जल्दी, तो अब तो भगता जाऊंगा जल्दी। नेक्स्ट देखो एनेंशियोमेरिज्म, हेडिंग डालो एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमेरिज्म। देखो एनेंशियोमेरिज्म क्या होता है, देखो दो कंपाउंड्स which are non superimposable, non superimposable to their mirror image, नॉन सुपर इम्पोजिबल टू देयर मिरर इमेज। बस ये होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए मिरर इमेज के लिए। देखिए मैं सारी कंडीशंस लिख दूंगा, आप खुद से भी लिख लीजिएगा जो पॉइंट आपको लगे। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, सबसे बहुत वैल्यू एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का ही। पहले आप सुन लीजिएगा तब लिख लीजिएगा, समझ लीजिए पहले। ये है लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये है लैक्टिक एसिड। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की बात ये है कि भैया एक ही कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर में कुछ पीओएस सीओएस तो होती नहीं, एक ही कायरल सेंटर में तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या करो, इसकी मिरर इमेज बनाओ,
मिरर इमेज हमेशा सामने की तरफ रखना, परपेंडिकुलर सामने मत रखना एकदम मॉलिक्यूल के, ठीक है ना। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। आप बताओ, क्या मैं इस मॉलिक्यूल को, पूरे मॉलिक्यूल को इसके ऊपर उठा के रख दूं, इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दूं, क्या सुपर इम्पोज ढक जाएगा क्या ये? क्या ये ढक जाएगा? नहीं। ठीक है ना, क्या ये ढक जाएगा? नहीं बेटा। आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मिरर को रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मिरर को रख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कोई चांस नहीं। आप जहां रखना चाहते हैं मिरर को रख लीजिए, यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लीजिए, यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लीजिए, यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लीजिए, कहीं पे भी रख लीजिए, कंडीशन आपको मिलनी चाहिए सही। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बात? अब आप एक और देखिए, सुनिएगा, इसका बताइए, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अरे हर्षित, हाइड्रोजन कहाँ लगा है भाई, हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर की तरफ, थर्ड प्रायोरिटी नीचे की तरफ, और सेकंड थर्ड घुमाएंगे तो ये आ जाएगा आर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस हो जाएगा कि नहीं? देख लो, सिंगल इंटरचेंज कॉन्फ़िगरेशन चेंज, सिंगल इंटरचेंज कॉन्फ़िगरेशन चेंज, मिरर इमेज में भी सिंगल इंटरचेंज कॉन्फ़िगरेशन चेंज है कि नहीं? अरे सही है ना, सही है ना भाई, यही तो है। अरे समझ में आया है, हाँ या ना यार, कुछ तो बोल तो दिया करो कम से कम, मैंने तो पहले भी बोल दिया है कि तुम बोल सकते हो यार, अभी बोल दिया करो जल्दी जल्दी, हाँ या ना। एक और चीज बताता हूँ, सुनना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, मिरर इमेज में इंटरचेंज हो गई। मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, ये कंपाउंड जो है ना, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, चलो मैं लिख भी दिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। सुनना मेरी बात को, अभी कुछ लिखना नहीं यहाँ पे, ये वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है भैया, ऐसा नहीं है कि ये अकेले दोनों अलग अलग होंगे। एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही है, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन हम मान लेते हैं, जैसे मानते हैं कि हमने लाइट को रोटेट करवाया, हम बोल सकते हैं कि देखिए, ये आर कॉन्फ़िगरेशन आया है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन आया है ड्यू टू द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स, ड्यू टू द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स। मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि यहाँ पर दो फॉर्म और होती हैं, दो फॉर्म और कह सकते हो। देखो, मान के चलिए, इसने ऑप्टिकल रोटेशन दिया किस तरफ, इसने ऑप्टिकल रोटेशन दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑप्टिकल, ये ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो इसने रोटेशन दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरीके से होगा ये बता देता हूँ थोड़ा सा, इसलिए बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल चल रहा है। सुनना, एग्जाम्पल किस तरीके से सेट होता है इसमें, एच से ओ एच की डिस्टेंस देखते हैं, एच से ओ एच का रोटेशन, हम देख रहे हैं कि एच से ओ एच किस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है, एच से ओ एच किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं प्लस फॉर्म या फिर डी फॉर्म, समझ लो यार, ऑप्टिकली एक्टिव तो हटा दो, प्लस फॉर्म या फिर डी फॉर्म, सुनाइए। अरे हाँ, प्लस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल रोटेशन है, अभी आगे इसको लिखवाऊंगा, देखो बस सब समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट भी बोल रहा हूँ, मैंने ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि क्लॉकवाइज है तो आर हो गया, और इसलिए मैंने नहीं, ये डिसाइड किया है मैंने एच से ओ एच तरफ किया, एच से ओ एच की तरफ जाते समय, और किन्हीं भी और कोई कंपाउंड्स के लिए डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसे ही कंपाउंड्स के लिए डिसाइड कर पाओगे जिसमें एच और ओ एच दोनों तरफ, एच से ओ एच की तरफ जाते समय देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको बोलते हैं माइनस फॉर्म या फिर एल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये क्लियर हो जाएगा। ये बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा ना सारी, तो आपको एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे, मैंने इसलिए पहले 3-4 डेफिनेशन एक साथ बताई है। अब आगे सुनना, मैंने बोला था मिरर कहीं भी रख सकते हैं आप, मिरर कहीं भी रख सकते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है उसमें, क्लियर है कि नहीं। अगर मैंने मिरर परपेंडिकुलर रखा होता, लेट अस अज्यूम मैंने मिरर यहाँ नीचे रखा होता इसके,
तो एक और फॉर्म बन के आती, कुछ ऐसी बन के आती, CH2OH ऊपर की तरफ, OH इधर, H इधर, और ये यहाँ पर आता COOH। ये कंपाउंड फर्स्ट है, ये कंपाउंड आपका सेकंड है, और ये कंपाउंड है आपका थर्ड। रिलेशन बता सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है? फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है? सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन आएगा आपको? फर्स्ट और थर्ड कौन से टाइप के आइसोमर्स है? फर्स्ट और थर्ड कौन से टाइप के आइसोमर्स है? सर वो सेकंड लाइन में क्या लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड के बाद वाला? फर्स्ट एंड सेकंड के बाद वाला कौन सा है? अच्छा, सर सेकंड वो, लाइन में फर्स्ट एंड सेकंड है ना, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके सर। ये फर्स्ट और थर्ड वाले हैं, वो ये थर्ड वाला है, और ये सेकंड एंड थर्ड वाला है। फर्स्ट और सेकंड कौन से टाइप के आइसोमर्स है? फर्स्ट और सेकंड कौन से टाइप के है? देखो ऐसे आंसर आने चाहिए, प्रखर ने पूरा आंसर लिख दिया तुमने। फर्स्ट एंड सेकंड आर एनेंशियोमर्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर एनेंशियोमर्स, ये लिख दे रहा हूँ एनेंशियोमर्स का। फर्स्ट एंड थर्ड आर, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड आर, दे आर ऑल एंड दे आर आल्सो एनेंशियोमर्स, ये एक एनेंशियोमर्स है। सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, एक ही कार्बन से सारे ग्रुप लगे हुए हैं, कहां से पोजीशन चेंज हो गई मेरे भाई? एक ही कार्बन से सारे ग्रुप लगे हुए हैं, कहां से पोजीशन चेंज हो गई? नंबरिंग करनी थी तो तुम्हें नंबरिंग यहां से कर देते ना, 1 2 3, क्या फर्क पड़ता है? 1 2 3 क्या फर्क पड़ता है? ये हो गई नंबरिंग। ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं, ये बताइए, ये बात सबको क्लियर हो गई है? बेटा मैं बता रहा हूँ, इस एग्जांपल से और इसके एक और एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, तभी सही है। ये पहला एग्जांपल है आपका, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये बात क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल से पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखवा दूं। देखो जब भी एनेंशियोमर एक फॉर्म बनाएंगे तो सारे आर कॉन्फ़िगरेशन नोट करके लिख लीजिएगा, नोट लिखिए। इफ, पहला पॉइंट लिख लो या फिर कोई भी लिख लो, इफ, पहला पॉइंट ही लिख लो, फर्स्ट पॉइंट, इफ ऑल आर कॉन्फ़िगरेशन changes into S configuration, if all R configuration changes into S configuration and all S configuration changes into R exactly opposite with numbers, exactly opposites with number। इसका मतलब है सारे आर एस में कन्वर्ट हो जाए, सारे एस आर में कन्वर्ट हो जाए, वो भी नंबर्स के अकॉर्डिंग। देखो ऊपर वाले में, देखो यहाँ पर ऊपर वाले में 2R था पहला वाला कंपाउंड, तो थर्ड वाले में 2S है। सेम केस सेकंड वाले में भी 2S है, वो मतलब सेम नंबर पर ही एग्जैक्टली विद नंबर्स के साथ कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो दे आर एनेंशियोमर्स टू ईच अदर। समझ में आया कि नहीं? सारे आर एस में चेंज हो गए, सारे एस आर में चेंज हो गए, तो देन दे आर एनेंशियोमर्स टू ईच अदर। देखो मैं पहचानने के तरीके बता रहा हूँ, और अच्छे अच्छे तरीके। तुम आरएस कॉन्फ़िगरेशन से भी निकाल सकते थे, सबका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, अगर चेंज हो रहा है तो काम खत्म, तो पहचान सकते हो रिलेशन क्या है। सही है कि नहीं? देन दे आर एनेंशियोमर्स टू ईच अदर, लिख दो बल्कि, देन दे आर एनेंशियोमर्स टू ईच अदर। क्लियर है कि नहीं? फिर और क्या पॉइंट हो सकता है? सेकंड, all wedge converted into dash, and all dash converted into wedge, and all dash converted into wedge। इसमें तुमसे गलती क्या होगी? गलती चेक करनी है हमें हमेशा, चेक ऑलवेज पीओएस या सीओएस फर्स्ट। इससे तुम बच जाना भाई, मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया ये पॉइंट, और अभी आगे पता ही चल जाएगा कि कहाँ आएगा ये पॉइंट, कैसे आया। सारे वेज डैश में कन्वर्ट हो रहे हो, सारे के सारे डैश वेज में कन्वर्ट हो रहे हो, तब भी वो एनेंशियोमर्स कहलाएंगे।
लेकिन उससे पहले तुम पीओएस या सीओएस चेक कर लेना, ठीक है? सही है कि नहीं? एक और चीज बता दो बेटा, सुनो, बताओ पहले वाले कंपाउंड में क्या पीओएस है? पहले वाले कंपाउंड में क्या पीओएस है? पहले वाले कंपाउंड में क्या पीओएस है? क्या पहले वाले कंपाउंड में कोई सीओएस है? फर्स्ट वाले कंपाउंड में पीओएस सीओएस कुछ है? नहीं, नो पीओएस, नो सीओएस, नो एओएस, दैट मींस दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी की यही डेफिनेशन है, नो पीओएस, नो सीओएस, नो एओएस, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, एनेंशियोमर्स पहचानने के लिए मेरे को ये भी करना चाहिए कि उसका नो पीओएस होनी चाहिए, नो सीओएस होनी चाहिए, नो एओएस होनी चाहिए। एनेंशियोमर तभी तो बनेगा यार। एनेंशियोमर क्या है? एनेंशियोमर एक दो में रिलेशन है, लेकिन उसका पेयर बनाने के लिए एक कंपाउंड को चेक करना पड़ेगा कि इसका एनेंशियोमर बन सकता है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए मुझे ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना। मेरे पास देखो कितनी कंडीशन आ गई, मैं पीओएस सीओएस भी चेक कर दूं, मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर दूं, मैं मिरर इमेज बना के चेक कर लूं, मैं हर तरीके से चेक करा सकता हूँ। और फिर तुम ये कहोगे कि किसी टाइम पे मैंने कुछ लगाया, किसी टाइम पे कुछ लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन जो जल्दी अप्रोच करता हुआ दिखेगा मैं उसको लगा के काम कर सकता हूँ, है कि नहीं? अरे सही है भाई। अब देखो मैं आगे नहीं दूसरा एग्जांपल लिखवा रहा, फटाफट से दूसरा एग्जांपल देखना, करें आगे। एग्जांपल नंबर 2 देखो इसका। एग्जांपल नंबर 2 है आपका टार्टरिक एसिड, बेस्ट एग्जांपल है टार्टरिक एसिड। देखिए ये है CH, यहाँ पर दे रखा है CH, इस पर दे रखा है OH, यहाँ दे रखा है आपको OH, यहाँ दे रखा है COOH, यहाँ दे रखा है आपको COOH, है कि नहीं बच्चा? क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? कितने कायरल सेंटर है यहाँ पे? यहाँ पे कायरल सेंटर है आपके एक, और यहाँ पे कायरल सेंटर है आपका 2, ठीक है कि नहीं? बोलो बच्चे, यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है टोटल? 2, 2 कायरल सेंटर है। 2 कायरल सेंटर आ रहे हैं इसमें। सेकंड पॉइंट शो करने के लिए कुछ नहीं है, ऑल वेज कन्वर्टेड इनटू डैश एंड ऑल डैश कन्वर्टेड इनटू, गलती चेक करना, गलती करनी है, चेक ऑलवेज पीओएस सीओएस फर्स्ट। मैं भी बता दूंगा बेटा, इसको बाद में लिख लेना। आगे देखो, इसमें 2 कायरल सेंटर है, तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन ही बनाने होते हैं। अरे सारे कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन ही तो बनाने हैं, एच और ओएच की पोजीशन चेंज, एच और ओएच की पोजीशन चेंज, यही तो कर पा रहे हो, और कुछ कर नहीं रहे हो। ऐसा तो नहीं है स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज कर रहे हो, एच और ओएच की पोजीशन ही तो चेंज कर रहे हो कि एच को घुमा के ओएच की तरफ कर दिया। ओएच मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, देखना। मैं इसमें कंपाउंड बना रहा हूँ, मैं सारे कंपाउंड बना रहा हूँ, तुमको सिर्फ रिलेशन बताने होंगे, देखना कैसे करेंगे। एक पहला कंपाउंड है हमारे पास, पहला कंपाउंड कौन सा बना है, ये बना देते चलिए। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये COH, और ये COH, ये टार्टरिक एसिड, ये कंपाउंड है आपका फर्स्ट। फिर चीज क्या कर दी हमने, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर COH, यहाँ पर COH, ठीक है, यहाँ पर H। सबसे पहले हमें कंपाउंड बनाना चाहिए था थर्ड वाला, कैसे कि COH यहाँ पर है, दोनों OH को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में लिया, और ये फिर दोनों OH को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, और ये। बच्चों टेल मी कि क्या हमने ये 4 पॉसिबिलिटीज सही बनाई है कि नहीं? आप खुद ही देख लीजिए, आके फाड़ फाड़ के देख लीजिए इन चारों पॉसिबिलिटीज को, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये 4 पॉसिबिलिटीज ही होती हैं। देख लीजिए भाई, हमें इन OH और OH की पोजीशंस को ही चेक करना था, तो क्या करा था हमने? हमने क्या किया, पहले हमने दोनों OH को राइट हैंड साइड पे लगाया, फिर हमने इन दोनों OH को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दिया, ठीक है। हमने फिर एक OH को फिक्स किया और एक OH को लेफ्ट हैंड साइड में लगाया, और फिर मैंने एक OH को राइट हैंड साइड में लगाया और OH को लेफ्ट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब क्या है, एक जैसे ही है, ये सब डिफरेंट है, हर एक का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आ सकता है। डोंट वरी, अगर सेम होंगे तो भी आप बता देंगे, डिफरेंट होंगे तो भी आप बता देंगे, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं तो रिलेशन पूछ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सबके आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताइए, आप सबके आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताइए, वो आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। अभी आप सबके आरएस कॉन्फ़िगरेशन फटाफट फटाफट निकाल, एक का कॉन्फ़िगरेशन आगे सबके आ जाएंगे। अरे भाई क्या खा के आया तू आज, है एकदम भयंकर नशे में चल रहा है, इतना भयंकर, तो डरावना है भाई। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बेटा, आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, आर। हम सफाई से काम कर रहे हैं तो आर और आर लिखा,
इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली बात है चेंज हो गया एस, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया एस, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा होगा फिर तो आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा होगा यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा होगा यहाँ पे एस, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा होगा यहाँ पे एस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा होगा यहाँ पे। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कर लिया, एक का निकाल के दे दिया था, बाकी का हमने वो तो इंटरचेंज करते करते हमने चेक कर लिया, ठीक है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं, सही है ना। आप यही पॉसिबिलिटी बनाओगे, देखो मैं याद करो वो दिन जब मैंने बताया था कि अगर दो डबल बॉन्ड होते हैं तो एक होता है तुम्हारा क्या, जेड जेड, ई ई, जेड ई और ई जेड, याद है, ये वही टाइप का है। वहां हमने देखा था डबल बॉन्ड, यहाँ देख रहे हैं हम कायरल सेंटर और इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर करके ये चीज बनाते हैं। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आगे देखें। आप मुझे रिलेशन बताइएगा, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, मेरे भाई तो इतनी जल्दी लिखियो मत बस, है ना, मुझे पता है तू नहीं बोल देगा उतनी देर में। थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, सेकंड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, ऐसे बस बहुत है, इतना इतनी काफी है। तो आप सोचो फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है बच्चा, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, दे आर एनाइंशियोमर्स टू ईच अदर, किसी को इसमें डाउट है, दे आर एनाइंशियोमर्स टू ईच अदर। हम देखिए मैं आपको सारी कंडीशंस लगा के बताता हूँ, आप क्या क्या कंडीशन, देखिए आप यहाँ पर मिरर इमेज रख दीजिए, मिरर रख दीजिए, कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू देयर मिरर इमेज, इस कंपाउंड को इसके ऊपर रखिए, ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, है कि नहीं, बताइए करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, अरे नहीं करेगा ना यार, बहुत सिंपल सी बात है, नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो कंपाउंड सुपर इम्पोज दूसरे पे नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहली कंडीशन, क्या सारे आर एस में कन्वर्ट हो गए हैं कि नहीं, विद नंबर्स चेक करिए, विद नंबर्स, नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2r 3s, और ये हो जाएगा आपका 2s 3r, सॉरी 3s, क्या सारे एग्जैक्टली अपोजिट है कि नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट विद नंबर्स, क्लियर है कि नहीं, अबे हाँ या ना तो बोलो जल्दी जल्दी, एक बंदा भी माइक ऑन करके नहीं कर सकता है कि हाँ यस बोल सर। देते हैं, है ना, सारे अपोजिट है बिल्कुल। इसके बाद तो ये एनाइंशियोमर्स हो गए, मैं तो लिख दिया हूँ फिर भी पूरा ई लिख देते हैं। एक और चीज, क्या इस कंपाउंड में पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं, अरे ठीक है यार, तुम लोग भी ना मतलब 3R होगा, मैंने कर दिया यार, लोग भावनाओं को नहीं समझते हो, मतलब फीलिंग्स को बर्बाद कर देते हो तुम लोग, है ना। मैं पूछ रहा हूँ पीओएस है, आंसर बता रहे हैं कि वहां पर 3R होगा, हद है यार, पीओएस है ये बताओ, मैंने भी देख लिया था वो, मैं तो बस पीओएस के चक्कर में रुका हुआ था, पीओएस लिखूंगा तब कर दूंगा, क्या इस कंपाउंड में पीओएस है, नहीं है, क्या इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, मैं आपको बता दूं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले पर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं कर सकते, फिशर प्रोजेक्शन पर सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होती, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, लिख दो इस पर फिशर प्रोजेक्शन, और ये मैं आगे बताऊंगा, फिशर प्रोजेक्शन जब बनाऊंगा ढंग से तब और बताऊंगा, फिशर प्रोजेक्शन पर सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आती, बताइए पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं, यस सर। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, हाँ कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और नीचे कर लो इसको, तो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मैंने कुछ बोला नहीं है कि ये पॉजिटिव रोटेशन शो करेगा नेगेटिव करेगा, पर हम सोच सकते हैं कैसे करेगा, एच से ओएच की डिस्टेंस की तरफ देखेंगे, एच से ओएच एक बार बता देता हूँ बस, एच से ओएच की तरफ जाएगा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ से भी एच से ओएच की तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव करेगा, तो इसको मैं बोलता हूँ प्लस फॉर्म है ये,
एक में लिख रहा हूँ बस, बाकी में लिख भी नहीं रहा, ये प्लस फॉर्म है नेगेटिव फॉर्म है क्या है कि नहीं, एक ओवरऑल रोटेशन क्या करेगा, प्लस फॉर्म की तरह से दिखा देगा, ठीक है, ये क्लियर है, कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं सेकंड वाले की बात, देखो सेकंड वाले के लिए बात करें तो ये तो हो गया ऑप्टिकल एक्सप्रेशन का। दूसरा रिलेशन बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, तुम फर्स्ट और थर्ड से पहले ये बताओ कि थर्ड और फोर्थ क्या है, दो में रिलेशन, थर्ड और फोर्थ क्या है, थर्ड और फोर्थ क्या है, ये बताओ जल्दी बताओ यार, थर्ड और फोर्थ क्या है। हर्षित एनेंशियमर तुम बता रहे हैं, और कोई, बाकी सब एकदम धन्न बैठे हुए हैं, कुछ सुन ही नहीं पा रहा है। थर्ड और फोर्थ क्या है, थर्ड और फोर्थ क्या बेटा, देखिए थर्ड और फोर्थ देखो आपको क्या लग रहे हैं, थर्ड और फोर्थ लग रहे हैं आपको कैसे, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, सुपर इम्पोज करेंगे नहीं तो तुम कहोगे भैया एनेंशियोमर्स हैं, तो मैं बता दूं कि थर्ड और फोर्थ जो है ना वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है यानी कि सेम है ये कंपाउंड्स। कैसे देखिए, बताता हूँ देखिए कैसे, अगर आपको ये लग रहा है थर्ड और फोर्थ क्या है, थर्ड वाली ना मीजो फॉर्म है, ये भी बता दूं मैं, ये मीजो फॉर्म है, थर्ड वाली मीजो फॉर्म है। मीजो एक अकेली फॉर्म होती है जो अपने मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज कर जाती है, और वो सुपर इम्पोज करने के बाद आइडेंटिकल मिरर इमेज बनाती है, मिरर इमेज इज आइडेंटिकल, उसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है। मैं बताता हूँ कैसे देखना, पहला चीज आप पहले कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2R, 3S और दूसरे वाले का कॉन्फ़िगरेशन है 2R, 3S। बताओ ये पहले तो नीचे से नंबरिंग करूंगा, ऊपर से नहीं करूंगा, यहाँ ऊपर से करूंगा क्योंकि R इज मोर प्रायर ओवर S। सबसे पहले तो यही बताओ, सबको समझ में आया ये बात, अरे क्लियर है कि नहीं, देख लो यार, क्या नंबर्स के साथ R और S कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, अरे भाई नहीं हुआ है, सही है ना, अबे कहाँ मतलब एकदम डूब गए हो, नंबर्स के साथ आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है क्या, ये देखो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ मुझे, नहीं हुआ है। हाँ, दूसरा चीज, हमने तुम्हारे दिमाग में मिरर कहाँ बैठवाया, हमने तुम्हारे दिमाग में मिरर इधर बैठवाया, तुम चाहते हो कि मिरर यहाँ लगा दिया जाए ना, तुमने ऐसे करके मिरर लगाया, इसीलिए ये सुपर इम्पोज कर नहीं रहा है। आप क्या करो, आप मिरर इसके नीचे लगाओ, यहाँ पे लगाओ मिरर, और अब मॉलिक्यूल बना के देखो, कंप्लीट मॉलिक्यूल बना के देखो, कंप्लीट मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे, बनाओ, ऊपर क्या होगा COH, यहाँ क्या होगा OH, यहाँ क्या होगा OH, यहाँ क्या होगा COH, यहाँ क्या होगा H और यहाँ होगा H, उठा के इसके ऊपर रख दो, क्या रख जाएगा कि नहीं, सोच लो, उठा के इसके ऊपर रख दो, क्या रख जाएगा कि नहीं, रख जाएगा ना, हाँ, उसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज तो है लेकिन कैसी है, आइडेंटिकल है। मैं बता रहा हूँ, मीजो, मीजो इज अ फॉर्म, मीजो भी एक फॉर्म होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर भी एक ही फॉर्म होता है, मीजो एक अकेली फॉर्म है, अकेली फॉर्म है जिसकी मिरर इमेज कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है, उसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल है और सुपर इम्पोज कर जाती है, तो ये दिख रही है, ये बात समझ में आई, अरे ये बात समझ में आई। एक और चीज दिखाऊं, इस वाले कंपाउंड में बताइए, क्या इस वाले कंपाउंड में पीओएस आ रही है कि नहीं, ये बताइए आप, क्या इस वाले कंपाउंड में पीओएस आ रही है कि नहीं, हाँ इस वाले कंपाउंड में पीओएस आ रही है, सीओएस हम चेक ही नहीं करते क्योंकि सीओएस नहीं, तो अब खुद सोच लीजिए आप, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, हर साइड पर मिरर इमेज लगा के नहीं देखना पड़ता बेटा, दो साइड पे तो एटलीस्ट देख सकते हो और वो एनालाइज हो जाता है, देखो मैंने एक बार बता दिया है तो अब तुम्हें ये एनालाइज हो जाएगा कि मिरर इमेज कहाँ लग सकता है, बस ये दो ही टाइप के दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेगा ऐसा, और वो एनालाइज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करने के बाद वो एनालाइज हो जाएगा, डोंट वरी, पहला क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन भी ऐसा लिया है कि जिसमें मजा आ जाएगा, सारी चीजें एक साथ क्लियर होंगी, या तो कंफ्यूजन होगा या क्लियर होगा, और मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ऊपर 3 पॉइंट लिखे हैं, उन तीनों पॉइंट को दिमाग में लेके चल रहा हूँ, आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखा बराबर आ रहा है, मिरर इमेज बनाई सेम आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी इसमें आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ आ रही है, ये बीच में देखिए,
दोनों के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो अब तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये एक अकेला कंपाउंड रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा लेकिन अकेला रहेगा, मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, काम खत्म हो गया। तो ये तो मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री देख के बता सकता था ना, मुझे मिरर इमेज देख के थोड़ी बताने की जरूरत थी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं तीन तीन तरीके बता रहा हूँ, तुम तीन में से कोई भी एक तरीका यूज कर लेना, मैं तो ये बता रहा हूँ बस। आपको क्लियर है सबको? अरे ठीक है ना यार, क्लियर हो गया ये बात? ये दोनों समझ में आ गए? ये दोनों ये मीजोफॉर्म है, आइडेंटिकल है तो ये कौन सी है? मीजोफॉर्म है। तो नीचे लिख रहा हूं मैं आगे, ये आइडेंटिकल है यानी कि इसका मतलब क्या है? ये मीजोफॉर्म है। अब सबकी डेफिनेशन ही लिखूंगा और आगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या होंगे बेटा? अब बचा क्या है? देखना बचा क्या है। हाँ वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बचा क्या है हमारे पास? वो पूछ रहा है फर्स्ट और थर्ड। तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्या है? एनेंशियोमर। थर्ड और फोर्थ क्या है? आइडेंटिकल। तो अब रिलेशन किन में बचा है? फर्स्ट और थर्ड में। तो एक डेफिनेशन बची है, कौन सी? डायस्टीरियोमर्स की। ये मैंने सबके क्या बनाए हैं? अब सोचो, ये मैंने क्या बनाए हैं? ये चारों क्या बनाए हैं मैंने? स्टीरियो आइसोमर्स बनाए हैं मैंने इसके। ये मैंने स्टीरियो आइसोमर्स बनाए कि नहीं? तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके कितने हैं वैसे? तीन। एक तो आइडेंटिकल है, अरे हाँ या ना बोलते चलो यार। हमने नीचे बनाए हैं वो इसके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कितने बनाए हैं बेटा? चार, लेकिन होंगे कितने? तीन। एक तो आइडेंटिकल है, हाँ एक आइडेंटिकल है, बिल्कुल ठीक है। पहला और दूसरे में रिलेशन क्या आ रहा है? एनेंशियोमर्स का। तीसरा वाला क्या है? मीजोफॉर्म। ठीक है, तो पहले और तीसरे में रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स का। डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन क्या हुई? वो स्टीरियो आइसोमर। डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी? वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते लेकिन एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, बस ऐसा है। वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, मिरर इमेज नहीं है ये एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के आइसोमर है, तो बस काम खत्म हो गया। जो बचा हुआ रिलेशन है वो क्या हो गया? डायस्टीरियोमर हो गया। समझ में आ गया? मिरर इमेज से कोई लिंक नहीं है, मिरर इमेज है नहीं एक दूसरे की, तो जो बचा हुआ आइसोमर का रिलेशन होगा डायस्टीरियोमर कहला देंगे। समझ में आ गया ये बात? अरे क्लियर है ना? फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। अरे यस और नो बोलो यार, सब लोग बताओ यार। एक इंसान बता रहा है यस, बाकी और कुछ Yes, बताएंगे? sir. समझ में आ गया ना चारू? Yes, sir. फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे? डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। सेम केस फर्स्ट और फोर्थ भी क्या हो जाएंगे? डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। सेकंड और फोर्थ भी क्या हो जाएगा? डायस्टीरियोमर्स हो जाएगा। तो वो तो तुम रिलेशन पूछ रहे हो ना, तो रिलेशन तो सब में डायस्टीरियोमर्स का आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? बताओ यार क्लियर है कि नहीं? अभी भी बताओ क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों, क्लियर है? सर फर्स्ट और फोर्थ भी डायस्टेरियोमर्स होंगे? बिल्कुल बेटा, फर्स्ट और फोर्थ भी डायस्टीरियोमर्स है, देख लो आप। फोर्थ वाला और थर्ड वाला तो आइडेंटिकल है ना? यस सर। तो फर्स्ट और थर्ड एंड डायस्टीरियोमर्स है, तो फर्स्ट और फोर्थ भी डायस्टीरियोमर्स ही है ना? यस सर। चलिए ये एग्जांपल मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सारी डेफिनेशंस बता देता हूं जो कि जरूरी है। आप डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन लिखना चाहते थे तो खुद से लिख सकते थे। दोज कंपाउंड विच आर स्टीरियो आइसोमर्स टू ईच अदर बट आर नॉट मिरर इमेज। पर मैं आगे लिखवाऊंगा, सो डोंट वरी, आगे लिखवाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखिए ये आपका एनेंशियोमर्स चल रहा था, तो मैं पहले एनेंशियोमर्स की डेफिनेशंस को ही लेते हुए मैंने एग्जांपल कराया है। अब एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ सब आगे, सुनते चलिएगा, अब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। अब जल्दी थोड़ा लिखें यार, क्योंकि अब सबकी डेफिनेशन ही बताना रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। देखिए भाई, एनेंशियोमर्स में प्रॉपर्टीज में क्या होगा? एनेंशियोमर्स की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। देखिए पहला पॉइंट, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड chemical properties of enantiomer are same। देखो मैं फिर बताता हूँ, ऊपर देखो कंपाउंड एग्जैक्टली सेम है, मतलब कुछ भी नहीं है, दोनों एक सेम टाइप के कंपाउंड है,
तो अगर मैं कहूँ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सब सेम ही होगा ना, कंपाउंड तो एक्जेक्टली सेम बना हुआ है भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, वहां पे तो क्या था, अलग अलग था, पॉसिबिलिटीज अलग, यहाँ तो बिल्कुल ही सेम है। यहाँ स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज है, वो भी ओरिएंटेशन क्या है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, और कौन सी प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो क्या चीज चेंज हो सकती है, किसके बिहाफ पर हम इसको पहचान पाएंगे, जो इसका मेजर प्रॉपर्टी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हो ना, तो वो ऑप्टिकल रोटेशन के तरीके से होती है, ठीक है। तो ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनांटियोमर्स आर सेम एक्सेप्ट one property, that is rotation of plane polarized light. जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ना, उसका रोटेशन डिफरेंट होता है, सही है कि नहीं, मैंने बताया था ऊपर, देख लो यार, मैंने ऊपर बताया था आपको कि कैसे रोटेशन कराते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ, सही है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अबाउट रोटेशन होगा, इसका मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब सेम होते हैं। तो देखो एक और चीज बताता हूँ इस पॉइंट के लिए, पॉइंट क्या है, अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इसका मतलब क्या है कि आप बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू एनांटियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनांटियोमर्स enantiomeric pairs cannot be separated by fractional distillation। इसकी एफडी नहीं तोड़ सकते ऐसे, दैट इज एफडी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा दिए तो दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनका दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है। इस वजह से ये प्रॉपर्टी इनकी काम की आती है, ये आगे काम आएगी, ठीक है, ठीक है। एनांटियोमेरिक फॉर्म तो देखिए, अगर हाँ अब देखिए ऑप्टिकल रोटेशन की बात की है, तो अगर अगर हम चेक करें, अगर एनांटियोमेरिक पेयर की बात की है, इफ वन एनांटियोमेरिक फॉर्म रोटेट द पीपेयर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो लिखिए, इफ, सब लिखवा रहा हूं इसलिए पॉइंट, इफ वन enantiomeric form rotate the PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट सुना होगा वैसे तो, अभी बता भी दूंगा कैसे होती है। पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then it is positive form, plus form, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, then it is plus form, या इसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो उसकी दूसरी फॉर्म, देन अनदर फॉर्म, नीचे लिख लीजिएगा, देन अनदर फॉर्म rotate the PPL in anti-clockwise direction, then it is known as minus form या फिर L form, that is called levo rotatory। इतना लिख रहा हूं मैं खुद से, इतना लिखता नहीं था मैं वैसे, वहां पे सामने अगर होता बोलता ही चलता। अब देखो मैं इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता भी देता हूँ कि क्या एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट सा होता है, खास एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस फिर भी देख लो इसको। प्लेन पोलराइज लाइट कैसे हम बनाते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब होता है एक ही प्लेन में लाइट है,
एक ही प्लेन में लाइट है कि नहीं, एक ही प्लेन में लाइट है। देखो कैसे काम कर रहा है, इसको फटाफट से एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सही रहता है। मान के चलिए आपके पास लाइट दे रखी है, यहाँ हमने लाइट लगाई। एक्सपेरिमेंट को बेटा बाद में नोट करिएगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा मतलब हो सकता है लंबा एक्सपेरिमेंट हो जाए, आप बाद में नोट कर लीजिएगा पीडीएफ से। आप पहले सुन लीजिए क्या दे रखा है। ये आपको दे रखी है टॉर्च, ये टॉर्च है, भूकू बन गया यार, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बटन लगा देता हूँ। ये टॉर्च है, इससे लाइट आ रही है हमारे पास, इससे लाइट आ रही है तो इसका मतलब लाइट कैसे है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट आ रही है। हर पॉसिबल डायरेक्शन का मतलब इस तरीके से होती है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट यार, अनपोलराइज्ड लाइट। हर डायरेक्शन में लाइट आ रही है तो ये अनपोलराइज्ड लाइट कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस से पास कराते हैं जिससे कि सिर्फ एक ही प्लेन में हो। क्या करो ना, लाइट आ रही है तो कुछ एक ऐसा पट्टा वट्टा लगा दो जिससे कि ब्लॉक हो जाए लाइट। हमने देखा हो ना, एक मतलब अगर हम पट्टा एक हल्का सा एक छोटा सा छेद कर देंगे तो उसी से लाइट आएगी। अगर उसके नीचे बल्ब लगा दें, कार्टून में बल्ब लगा दो और एक हल्का सा छोटा सा छेद कर दो तो उसी उसी सिर्फ होल से ही लाइट बाहर आएगी। तो ऐसा ही है, एक निकोल प्रिज्म कहलाता है। कुछ भी याद रखने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, एक प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म कहलाता है। इसमें बीच में एक स्लिट खाली होती है, बाकी का पूरा क्या होता है, निकोल प्रिज्म भरा होता है। इससे बाकी तरफ से लाइट पास नहीं होके आती है, बीच में से लाइट पास होके आती है सिर्फ। ठीक है, ये प्रिज्म है, इस तरीके से हमने बनाया है ये प्रिज्म। पता नहीं क्या लग रहा है, अंतड़ियां सी लग रही है किसी को। ये निकोल प्रिज्म कहलाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। ये इसका प्लेन है, ये इसका प्लेन है जिससे कि लाइट पास होके बाहर आएगी। तो भैया इसी प्लेन से लाइट पास होके आएगी, तो यहाँ से जो लाइट आएगी ना वो इस तरीके से सिर्फ इसी इसी प्लेन वाली आएगी, यानी कि इस तरीके से एक ही प्लेन में लाइट आएगी ऐसी। दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है कि नहीं, समझ में आया? यहाँ तक तो बताया, समझ में आ गया होगा ये तो। मतलब कुछ नहीं किया हमने, अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? नाउ अब क्या करना चाहिए, अब इसको एक सॉल्यूशन से पास कराइए जो कि अपने पास एनिसोमेरिक फॉर्म है। तो मैंने क्या किया, एक डब्बा लिया, सब कुछ स्टैंडर्ड है इसमें। ये एक सॉल्यूशन है, जो भी आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, एनिसोमेरिक फॉर्म का सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसकी लेंथ दे रखी है L, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको C। ठीक है, इसमें आपका एक एनिसोमेरिक प्योर फॉर्म दे रखा है, इसमें लिख दे रहा हूं यहाँ पर। इसमें जो सॉल्यूशन है वो एनिसोमेरिक प्योर फॉर्म दे रखी है, ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ। हाँ भाई, चारों बताओगे एनिसोमेरिक प्योर फॉर्म का मतलब क्या है हमारा? बताओ यार, कोई बताएगा एनिसोमेरिक प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ, दो में से कोई एक फॉर्म दे रखी है। एनिसोमेरिक प्योर फॉर्म का मतलब है कोई दो में से एक फॉर्म दे रखी है, या तो पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव। एनी वन फॉर्म ऑफ एनिसोमेरिक पेयर फॉर्म, एनी वन फॉर्म ऑफ एनिसोमेरिक पेयर इज टेकन। कोई भी एक फॉर्म ले रखी है हमने, उसको कहते हैं एनिसोमेरिक प्योर फॉर्म। मतलब वो एकदम प्योर है, उसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं, मतलब दूसरी फॉर्म की कोई इंप्योरिटीज नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एनिसोमेरिक प्योर फॉर्म उसमें दे रखी। अरे हाँ या ना बताओ तो सही यार, सुन भी रहे हो कि नहीं? बोलो यार, एनिसोमेरिक प्योर फॉर्म समझ में आ गया ना? अब इससे लाइट जब पास होगी, बिल्कुल जब लाइट पास होगी तो लाइट क्या करेगी ना, या तो लाइट में नीचे आगे इस तरफ लिख रहा हूँ, नीचे लाइट, या तो लाइट क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर लेगी ऐसे।
यही तो इसका एक्सपेरिमेंट है और यही ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट है भाई, यही ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट। आप कहोगे 4 लाइट निकाली थी 5 बना दी, अरे हटाओ यार, ठीक है ठीक है। या फिर लाइट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेगी ऐसे करके, इस तरीके से। तो तुम्हें यहां से पता चलेगा कि भाई पहले लाइट क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये ऐसे स्ट्रेट थी, तो इससे जो एंगल रोटेट हुआ ना दैट इज कॉल्ड थीटा, यही कहता है ऑप्टिकल रोटेशन, थीटा ऑब्जर्व किया हमने। लेकिन थीटा ऑब्जर्व कैसे होगा कि भाई क्या ऑब्जर्व किया, तो क्या करो आप, फिर से निकोल प्रिज्म से इसको आगे फिर से निकोल प्रिज्म से पास करा दो, फिर से इसको निकोल प्रिज्म से पास कराओगे तो तुम्हें दिखेगा कि निकोल प्रिज्म से अभी तो लाइट जैसे इसी प्लेन में है, अभी तो लाइट आ नहीं रही है, अभी तो कोई लाइट बाहर नहीं आ रही है, तुम क्या करोगे, इसको घुमाते चलोगे घुमाते चलोगे घुमाते चलोगे, और एक टाइम पे निकोल प्रिज्म किस फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, इस एंगल पर आ गया, मान लो इस एंगल पर आ गया, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि हाँ कितने डिग्री एंगल घुमा दिया हमने यहाँ से, ये थीटा यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है कि नहीं। राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में से किसी भी साइड में आप कैलकुलेट कर सकते हो थीटा को, इससे ही, इससे ही आप राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में थीटा को कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ये जो रोटेशन दे रखा है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेशन, इसी को बोलता हूं मैं प्लस फॉर्म। अगर क्लॉकवाइज हुआ या क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो हम कहेंगे कि उसमें जो सॉल्यूशन भरा था, जो कॉन्सेंट्रेटेड सी सॉल्यूशन था, वो है, वो कौन सा है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन को पॉजिटिव फॉर्म में करता है। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा होगा तो वो नेगेटिव या फिर एल फॉर्म होगा। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया बच्चों, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, कुछ खास नहीं है एक्सपेरिमेंट के लिए, बस इतना ही है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास, ये डेफिनेशन है ऑप्टिकल कंपाउंड की। देख लो इसमें सिर्फ मैंने एक कंपाउंड लिखा है, भर दे रहा हूं यहाँ पे, सिंगल कंपाउंड इज टेकन। यही है ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब डेफिनेशन। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखिएगा फटाफट फटाफट, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, डायस्टीरियोमेरिज्म। डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन लिखवाता चलता हूं यार, जल्दी जल्दी सबकी डेफिनेशन बता दूंगा इतने देर में, तो भी कल एग्जांपल और करा लूंगा फिर। नेक्स्ट लिखो डायस्टीरियोमर्स। Sir, हाँ बेटा बोलो। can you please show the previous page? बेटा प्रीवियस पेज के लिए यार ये डायग्राम बनाना है क्या तुझे? नहीं सर, बस यही देखना था, कुछ छूटा तो नहीं है, हो गया सर मेरा। अरे तो बस यार देख लियो ना, अभी तो अभी थोड़ी देर में इसका पीडीएफ भेज दूंगा ना, तो देख लियो, मुझे लिखवा लेंगे यार, क्योंकि तुम, मैं अगर डेफिनेशन लिखवा दूंगा ना तो एटलीस्ट तुम घर पे पढ़ पाओगे, बस मेरा मोटिव यही है। डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिख लो उसमें, कंपाउंड विच आर स्टीरियो आइसोमर्स टू ईच अदर, कंपाउंड विच आर स्टीरियो आइसोमर्स टू ईच अदर, stereoisomers to each other, but they are not mirror image. But they are not mirror image or diastereomers to each other. ठीक है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट और देखिए, जैसे हमने एनाइसोमर्स में लिखा था सारे के सारे आर में चेंज हो जाते हैं, वो भी लिखे। चलो सेकंड लिखवाता हूं, एक और दूसरा पॉइंट है, जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स टू ईच अदर। देख लीजिए, जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स टू ईच अदर। सोचना भी, देखो आप डायस्टीरियोमर्स आपके जनरली मतलब सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स की तरह काम कर सकते हैं जनरली। देखो कैसे, अगर आपके पास सिस दे रखा है, सिस फॉर्म है और ये ट्रांस है, तो बताइए क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं? यस, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स टू ईच अदर, दैट मींस दे आर डायस्टीरियोमर्स।
यही बताना चाह रहा हूं कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करोगे ना तो ज्योमेट्रिकल काउंट होते जाएंगे अपने आप आगे, डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है ना। ये डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म में अपने आप कैलकुलेट होगा। आगे बताऊंगा और एग्जांपल्स कराऊंगा ना तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिएगा डायस्टीरियोमर्स के लिए। इफ, देखो अब मैं ढंग से नहीं लिख रहा हूं, वैसे ही लिख रहा हूं डायरेक्टली। इफ आर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इनटू एस एंड एस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इनटू आर, नॉट एग्जैक्टली अपोजिट, नॉट एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब कुछ चेंज हो जाए। सम ऑफ द आर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इनटू एस, सम ऑफ द एस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इनटू आर, सारे चेंज हो गए तो क्या कहलाएंगे यार वो, सोचो। अगर सारे यानी आर वाले एस में चेंज हो गए, एस वाले आर में चेंज हो गए, एग्जैक्टली अपोजिट हो गए तो क्या कहलाएगा वो, तो वो एनएंशियोमर्स कहलाएगा यार, तो वो एनएंशियोमर्स कहलाएगा। और सारे सेम हो गए, सारे आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हुए, सारे एस कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं हुए, सेम हो गए तो क्या कहलाएगा, वो मीजो कहलाएगा। सोचो यार, तो मीजो कहलाएगा। तो नहीं अपोजिट होंगे तो क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर्स कहलाएगा। मतलब कुछ चेंज हो रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं तो डायस्टीरियोमर्स कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। भाई कंपाउंड डिफरेंट है तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स आर डिफरेंट। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसे होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी, क्योंकि कंपाउंड दो डिफरेंट बन जाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन हो गई, लिख लिया है, नोट कर लिया। यस सर। नेक्स्ट देखो रासायनिक मिक्सचर, डेफिनेशन ही लिखवानी है अभी तो बस। नेक्स्ट है रासायनिक मिक्सचर। रासायनिक मिक्सचर क्या होता है, जैसे एनेंशियोमेरिक फॉर्म को क्या करो, मिक्स करके एक मिक्सचर बना लो। तो ये लिखो उसमें डेफिनेशन इसकी, इक्विमोलर, सेम अमाउंट में, इक्यू मतलब इक्वल, मोलर मतलब सेम अमाउंट में, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर equimolar mixture of enantiomeric pair is known as racemic mixture. सेम अमाउंट में दोनों चीजें पड़ी होंगी तो वो कैसा कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। जैसे कैसे, आपके पास दो फॉर्म बनाई थी मैंने टार्टरिक एसिड की, एनेंशियोमेरिक फॉर्म वाली बना लीजिए। ये OH है, ये H है, ये OH है, यहाँ H है, ऊपर COH है, इधर COH है। इसकी मिरर इमेज थी, यहाँ OH, यहाँ पर OH, यहाँ H, यहाँ H और ये ऊपर OH और नीचे COH। हमने बताया था H से OH की तरफ की डायरेक्शन को हम मान लेते हैं ये लाइट का रोटेशन मान रहे हैं हम, लाइट का रोटेशन। ये इसलिए कौन सी फॉर्म है, प्लस फॉर्म या फिर डी फॉर्म, हर एक कायरल सेंटर के लिए मान रहा हूं मैं। इससे H के OH की डायरेक्शन में इधर, तो H से OH की डायरेक्शन में इधर, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, तो ये ओवरऑल किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ये नेगेटिव या फिर एल फॉर्म। बताइए अगर ये दोनों पूरे, मतलब अगर दोनों रेसिमिक मिक्सचर का एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को कहां रोटेट करेंगे, बताना। अगर मैंने रेसिमिक मिक्सचर ले लिया है सॉल्यूशन में और मैं प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करा रहा हूं तो कहां रोटेट होगी, बताना क्या रोटेशन आएगा। नो, नेट मूवमेंट क्या आएगा, जीरो। नेट मूवमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। लिख लीजिए यही पॉइंट, सेकंड पॉइंट यही है, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ये इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर मींस में आती है ये लाइन, इनएक्टिव इन नेचर ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ भाई, अरे भाई
एक ये चाहता है कि मैं इसको इधर घुमाऊं, ये चाहता है इसको, तो ये इसका रोटेशन कौन काट रहा है? दूसरा काट रहा है ना, कोई एक एक्सटर्नल एलिमेंट है ना, दूसरा काट रहा है, इसीलिए यानी एक्सटर्नल कंपनसेशन। समझ में आ गया? मतलब कि अगर वन मॉलिक्यूल प्लस क्या करेगा, रोटेट द पीपीएल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। देख देता हूं, इसका मतलब ये है कि अगर प्लस वाला है, प्लस rotate the PPL in clockwise, rotate the PPL in clockwise direction, that much negative, rotate the PPL in anti-clockwise direction in same amount. बस काफी है। पॉजिटिव रोटेट करेगा पीपीएल को, दैट मच नेगेटिव रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नो नेट रिले, मतलब नो नेट रोटेशन मिलाकर। ठीक है कि नहीं? अरे भाई कल क्लियर हो गया कि नहीं? ये बात क्लियर हो गया ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप कल के लिए पढ़ के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मीजोफॉर्म बताऊंगा कि मीजोफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है मीजोफॉर्म के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मीजो स्टार्ट करेंगे फिर। कोई किसी को डाउट पूछना है वो पूछ लीजिए, आज की क्लास ओवर है। बेटा थोड़ा जल्दी पढ़ के बैठिए और अच्छा रहेगा मेरे लिए भी।